आज की मेरी इस क्लास का जो टॉपिक है वो है फोर्थ जनरेशन वॉर। क्या? फोर्थ जनरेशन वॉर। कि इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कि किस तरह से फोर्थ जनरेशन वॉर पूरी दुनिया पर मुसल्लत की जा रही है और जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं कि हम हालत जंग में हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। इस टॉपिक का ताल्लुक डायरेक्ट मैं लिंक करूँगा मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना। यकीनन आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश पहले मशरक़ी पाकिस्तान था। पता है आप लोगों को? बांग्लादेश इस वक्त एक अलग मुल्क है, दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुल्क है। फोर्थ जनरेशन वॉर, थर्ड जनरेशन वॉर, सेकंड जनरेशन वॉर, फर्स्ट जनरेशन वॉर को भी हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि साइंस ने हर शोबे में तरक्की की है। तरक्की की है या नहीं? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। टेलीकम्युनिकेशन समझते हैं? पैगाम पहुंचाना। पैगाम पहुंचाने के लिए पहले दौर में बादशाह जो थे अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाने के लिए कासिद का इस्तेमाल करते थे। किसका? फॉर एग्जाम्पल अब्दुल जब्बार का एक पैगाम है, वो असलम तक पहुंचाना है, तो अब्दुल जब्बार उसको अपना कासिद भेजेगा। क्या भेजेगा? कासिद भेजेगा कि मेरा पैगाम आप वहां तक पहुंचाना है। ये फर्स्ट जनरेशन है टेलीकम्युनिकेशन। क्या है ये? फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद सेकंड जनरेशन आती है इसकी, डाकिया, पोस्टमैन जिसको कहते हैं, टपाली सिंधी में जो वो टपाली समझते हैं? टपाली घर घर डाक लेकर आता है, अपना पैगाम पहुंचाता है। तो उसमें ये गवर्नमेंट के अंडर में होता है। आपने 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये, 10 रुपये की टिकली लगाई लिफाफे पर, आपका पैगाम 2-4 दिन में अगले बंदे तक पहुंच जाता है। ऐसा ही है? यस सर। ये सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में कासिद घोड़े पे सफर करता था। किसमें? घोड़े पे सफर करता था और अपनी खूब दोनों की चीजें, खाने पीने की चीजें अपने साथ रखता था, फिर उस अपनी फैमिली को भी देकर आता था। यानी कासिद का अवेल होना उस दौर में हर किसी बस की बात नहीं थी। आम बंदा कासिद अवेल नहीं कर सकता था। कर सकता था? वही बंदा कर सकता था जो अमीर था, जो पैसे वाला था। सेकंड जनरेशन वॉर में एक गवर्नमेंट ने निज़ाम बनाया, पोस्ट का निज़ाम, जो हज़रत उमर के दौर में लॉन्च हुआ। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के जरिए आपने जस्ट एक थोड़ी सी फीस, आम आवाम भी अपना पैगाम पहुंचा सकती है। क्या? आम आवाम भी अपना 5-10 रुपये पे कर टिकली लगाकर लिफाफे पर अपना पैगाम पहुंचा सकती है। ये क्या थी? सेकंड जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन। अब आ जाए थर्ड जनरेशन में। इसमें थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि टेलीफोन आज़ाद हो गया। क्या? अभी हमें इंतज़ार करने के लिए कई दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कई दिनों का इंतज़ार नहीं। जस्ट आपने नंबर डायल किया मतलूबा और आपने टेलीफोन के ज़रिए बता दिया कि ये पैगाम है, फलां दिन पर दावत है, फलां दिन पर शादी है, या फलां बंदे का इंतकाल हो गया। मगर एक बात याद रखना, जब भी एक जनरेशन सेकंड जनरेशन पर जंप जाती है तो वो पिछली जनरेशन से लेटेस्ट होती है, उसमें ज़्यादा सहूलतें होती हैं। बिलफर्ज पोस्टमैन जब जाता था तो पैगाम कितने दिन में पहुंचता था? 2 या 3 या 4 दिन में। जितना लंबा, जितना दूर दराज इलाका होगा उतना ज़्यादा उसका दिन लगेंगे, टाइम लगेगा उतना ज़्यादा। और थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? टेलीफोन आ गया। अब आप का जो पैगाम पहुंचाने के लिए वक्त दरकार है वो कम हो गया। अब आपको बात चलेगी मिनटों पर, मगर इसका यहाँ पर भी गैप है। अगर आप पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, कहीं बाहर हैं, टेलीफोन घर पर है, आप क्या पैगाम पहुंचा सकते हैं? आपका बाहर मसला हो गया है,
कोई मसला हो गया है बाहर, पर आप घर पर पैगाम नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आपके पास जो सिस्टम है वो वायर वाला है, तार लगी हुई उसमें। टेलीफोन देखा है आपने? उसमें तार लगी होती है। ये थर्ड जनरेशन है। फिर उसके बाद आती फोर्थ जनरेशन, कौन सी? वो वायरलेस हो जाती है, तार नहीं है उसमें। एज लाइक मोबाइल, मोबाइल में तार है। अब आप मोबाइल को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। हर फर्द के पास अपना अपना पर्सनल नंबर है, ठीक है। मगर इसमें भी फिर जनरेशन आती है मोबाइल में भी। मोबाइल में जस्ट आप कीपैड के जरिए जो है ना कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। बटन वाला मोबाइल जो है, कीपैड मोबाइल जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी फिफ्थ जनरेशन आती है, पांचवी। वो कौन सी है? एंड्रॉयड मोबाइल। एंड्रॉयड मोबाइल में क्या है, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और अपना मवाद भी शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, तस्वीरें शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सेवेंथ जनरेशन भी है। सेवेंथ जनरेशन में क्या है कि आप इंटरनेशनल सतह पर अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। क्या? दुनिया के किसी भी कोने में। इसी तरह ही हर डिपार्टमेंट में, जस्ट ये मैंने अभी बयान किया है, ये कौन से शोबे को बयान किया है? टेलीकम्युनिकेशन को। अब आप आ जाएं ट्रेवलिंग पर, फिर हम वार को डिस्कस करते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट है ना, एजुकेशन भी एक डिपार्टमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन भी एक डिपार्टमेंट है, और ट्रेवलिंग यहाँ पर हम सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में इंसान जो है इस्तेमाल करता था गधा, घोड़ा, बैलगाड़ी, ऊँट सफ़र के लिए। ये फर्स्ट जनरेशन है इंसान की, और सफ़र उनका महीनों पर मोहित होता था। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आपको गधे या घोड़े पे सफ़र करना है, और शदीद थकावट वाला सफ़र होता था। यानी जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कई महीनों पहले हमें तैयारी करनी पड़ती थी, सामान जमा करना पड़ता था, अपने अहल व अयाल के लिए भी सामान जमा करना पड़ता था। घर पे देकर जाए ना खाना पीना, हम तो खुद जा रहे हैं सफ़र पर। पहले के दौर में जब हज पर लोग जाते थे तो 6 महीने पहले सफ़र करते थे हाथ से, तो उनको पहुँचते पहुँचते 6 महीने लग जाते थे। अपने घर वालों के लिए राशन पानी अलग जमा करके जाते थे, अपने लिए अलग लेकर जाते थे, यानी एक तकलीफ का अमल था। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? सेकंड जनरेशन में इंसान ने साइकिल को ईजाद कर लिया। साइकिल या मोटर बाइक सेकंड जनरेशन में आ जाती है, मोटरसाइकिल। थर्ड जनरेशन में क्या होता है? कार आ जाती है। क्या? कार आ जाती है, ट्रेन आ जाती है। यानी उससे क्या हुआ? सफ़र जो है वो मज़ीद कम हो गया। सफ़र तो उतना ही रहा मगर उसमें वक्त कम लगा। थर्ड जनरेशन में इंसान ने एरोप्लेन ईजाद कर लिया, जहाँ पर हम महीनों का हमारा सफ़र था। हज पे जाने के लिए 6 महीने लगते थे, अब 3 घंटे लगते हैं। कितने? 3 घंटे में आप कराची से बैठे हैं, सीधा मदीना लैंड करें, आप जिद्दा लैंड करें, 3 घंटे में आपको फ्लाइट जो है वहाँ पर लैंड कर देगी। यानी कि जहाँ पर जो गैप था, जहाँ पर इंसान को डिस्टर्बेंस हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, वो सब चीज़ें क्या हो गई? ख़त्म हो गई। अभी फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? रॉकेट लॉन्च कर लिया। हम ज़मीन की हदों से बाहर निकल गए। हम ज़मीन की हदों से बाहर निकल गए, हम स्पेस में पहुंच गए। स्पेसशिप इंसान ने जो है ईजाद कर ली। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको? टेलीकम्युनिकेशन भी और ट्रेवलिंग भी। अब हम आ जाते हैं, ये दरअसल मैंने आपको मिसाल दी है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अब आप आ जाएं वार पे। यह भला कैसे हो सकता है? इंसान ने हर डिपार्टमेंट में तरक्की की हो और जंग के शोबे को इसे छोड़ दे, ऐसा हो सकता है? तो इंसान ने इस जंग वाले शोबे में भी तरक्की की है। ज़रा गौर से सुनिएगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था? इंसान तलवारों से लड़ता था। किससे? तलवारों से, तीर से, भाले से, नेज़े से लड़ता था। ये फर्स्ट जनरेशन थी। बात समझ में आ रही है? yes, उस जंग में लड़ने के लिए अगर एक बंदा हट्टा कट्टा है तो सामने वाला भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही है ना? अगर कोई हट्टा कट्टा बंदा हो, जैसे जब्बार है, उसके सामने 500 को खड़ा कर दें तो एक ही चमाट में ढेर कर देगा उसे। यानी उस जंग का असूल था मध्य मुकाबिल बराबर हो, तवाज़न हो, इक्वल हो। ऐसा ही है। मगर जब सेकंड जनरेशन में जब गन ईजाद हुई, क्या? जब इंसान ने बंदूक बना ली तो भले 500
छुपा बैठा हो, जबार को भी ढेर कर देगा, असलम को भी ढेर कर देगा, दूर से ही ठका करेगा, बस गोपाल भी गया। बात समझ में आ रही है? तो ये सेकंड जनरेशन में जब बंदूक ईजाद करी तो जो इक्विलिब्रियम था वो खत्म। अब एक आम बंदा भी अगर उसको बंदूक चलाना आती है तो अच्छे खासे पहलवान को भी वो क्या कर देगा, ढेर कर देगा, मार देगा। बात समझ में आ रही है? दिस इज सेकंड जनरेशन। देखो इंसान ने ईजाद किया ना। अब इसमें क्या है, आपको हट्टे कट्टे बंदूक की जरूरत नहीं, हमें पहलवान नहीं चाहिए, भले फुर्ती वाला बंदा हो, भर्ती हो जाए आर्मी में, बंदूक चलानी है उसको, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन है। उसके बाद इंसान ने थर्ड जनरेशन में एटम बम ईजाद कर लिया। क्या? एटम बम। सेकंड में टैंक भी आ गए, पिस्टल्स की मुख्तलिफ बंदूकों की किस्म आ गई, थर्ड में एटम बम आ गया। एटम बम में क्या है, हमें फौजों से नहीं लड़ना, आर्मी से नहीं लड़ना, हमने पूरी आर्मी लेकर नहीं जानी। 2-4 बंदे गए, जहाज में बैठे, ऊपर से एटम बम गिराया, लाखों बंदे गए। हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था ना जापान में, 1945 में दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इख्तिताम एटम बम था। अमेरिका ने, यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की जानें चली गई पलक झपकते ही। इतना खतरनाक। तो फिर क्या होता है, 1945 में यूएनओ बनती है। क्या बनती है? यूएनओ, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उर्दू में से कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, सिंधी में कहते हैं गडल कोमू, गडल कोमू। वो बनती है। उसने ये लॉ निकाला, कानून निकाला कि अब जो है कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा। क्या? अब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता। ये यूनाइटेड नेशन का रूल है। और इसके जो है 5 परमानेंट मेंबर हैं। कितने? 5 परमानेंट मेंबर हैं। वो कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम बरतानिया कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये 5 परमानेंट मेंबर है। अगर दुनिया में वो कुछ भी करना चाहते हैं तो इन 5 ममालिक की रजामंदी होना जरूरी है। इन 5 ममालिक की रजामंदी होना जरूरी है। यूनिसेफ का नाम सुना? यूनिसेफ बोर्ड में जो अभी सलाह आए थे, उन्होंने बड़ी मदद की थी यूनिसेफ वालों ने। WHO ये हेल्थ पे काम करती है। ये उनकी ज़िमनी तंजीमें हैं यूनिसेफ की, यूएनओ की। यूनिसेफ यहाँ पर भी काम, सिविलिज में भी काम किया यूनिसेफ ने। तो दुनिया के जो 5 पावरफुल मुल्क थे, उन्होंने ये कानून बनाया, अब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। थर्ड जनरेशन वॉर तक हमले हुए। थर्ड जनरेशन वॉर तक क्या होता था, अगर एक मुल्क जब्बार का है, दूसरा मुल्क असलम का है, दोनों ये अपने मुल्क के बादशाह हैं। अगर जब्बार ने असलम के मुल्क पर हमला किया तो ये 2 मुल्क, 2 कंट्री अलग अलग है। जब्बार ने हमला किया असलम के मुल्क पर तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों एक मुल्क बन जाएंगे। सारा ये किसका हो गया मुल्क? असलम का। ऐसा ही है। थर्ड जनरेशन वॉर तक ऐसा होता था, मगर फोर्थ में ऐसा नहीं होता। फोर्थ जनरेशन की जो जंग है, क्योंकि डायरेक्टली हम किसी भी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का रूल है, कानून है। तो उन्होंने एक नया इसका तरीका निकाला दुश्मन से बदला लेने के लिए, कि हम एक मुल्क को मजीद हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक मुल्क को मजीद हिस्सों में तकसीम कर दो। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे तकसीम हुआ है। हमारे साथ भी हो चुका है 71 में, हमारा मुल्क भी तकसीम हो चुका है। वो भी 4th जनरेशन वॉर लॉन्च की गई थी इस पर। उसमें 25% मिलिट्री यूज होती है बस। दुश्मन अपनी फौज भी यूज नहीं करता लड़ने के लिए। जब 65 की जंग हुई थी तो दुश्मन के छक्के छूट गए थे, तो इसलिए दुश्मन ने सोचा कि हम डायरेक्टली इनसे नहीं लड़ सकते, डायरेक्टली हम इनसे, तो वो पसे पर्दा होकर छुप कर वो हमसे लड़ेंगे। हमारे अंदर उन्होंने जो 4th जनरेशन वॉर है, उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ।
उसमें क्या होता है, आर्मी से डायरेक्ट हम नहीं लड़ते, पाकिस्तान आर्मी से डायरेक्ट नहीं लड़े, या किसी भी मुल्क की आर्मी हो उनसे डायरेक्ट नहीं लड़ा जाता। उसमें उसकी आवाम में क्या, उसकी जो आवाम है उसमें बगावत बर्पा की जाती है। यूगोस्लाविया एक मुल्क था, रशिया का हामी था, अमेरिका ने उसे 6 टुकड़ों में बांट दिया। क्या, एस्टोनिया, लेटेविया, तकरीबन 6 मुल्क उसमें से बने। कितने मुल्क बने? 6। किस बिना पर बने? वहां पर बगावत बर्पा की, कौमियत पर, लिसानियत पर, फिरकावारियत पर, मजहब पर तकसीम कर दो। कह दो कि भाई ये फलां जो है ना फेडरेशन तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रही है, बगावत बर्पा कर दे। आप हमारे साथ हुआ ऐसे, हमें तकसीम किया कौम के नाम पर। बांग्लादेश में कौम परस्ती के नाम पर जो है पाकिस्तान से बगावत की गई, और जिसके बिना पर 1971 में बांग्लादेश एक नेशनलिज्म बेस पर पाकिस्तान से अलग हुआ, कौमियत की बेस पर। मेरा उन लोगों से कामन सा सवाल है जो कहते हैं कि बंगालियों पर जुल्म था, बंगालियों पर जुल्म किया गया। हम मान लेते, चलो जुल्म हुआ, मान लेते, ठीक है जुल्म हुआ, पर कायदे आज़म और इकबाल का क्या कसूर है? वहां पर ऐसी बगावत बर्पा के दुश्मन ने कि वहां के लोगों ने कायदे आज़म को भी बुरा कहा, अल्लामा इकबाल को भी बुरा कहा, और पाकिस्तान के नाम को भी बुरा कहा। बगावत कब होती है? बगावत कब होती है? जब आपके साथ हक तलफी हो, आपको आपका हक ना मिले, तब क्या होती है? बगावत बर्पा होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तब बगावत बर्पा होती है। कोई भी मुल्क बनता है उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक नजरिया जिसको आइडियोलॉजी कहते हैं, दूसरा जियोग्राफिकली जमीन का टुकड़ा, तीसरे नंबर पर हुकूमत। आपका खाना पीना, कपड़ा, रोटी, मकान, इसका ताल्लुक आपके नजरिए से नहीं है, आपके जियोग्राफिकली जमीन के टुकड़े से नहीं है, इसका ताल्लुक डायरेक्टली हुकूमत से है। किससे? तो बगावत हुकूमत के खिलाफ होती है, ना नजरिए खिलाफ होती है, ना जमीन के टुकड़े के खिलाफ होती है। तो अगर बंगाल के साथ नाइंसाफी थी, अगर बंगालियों को अलग मुल्क बनाना ही था, तो वो उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान रख लेते। क्या रख लेते? पाकिस्तान तो रहता ना, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर अब भी एक नाम के कई मुल्क हैं। आप गूगल पे जाए सर्च करें, साउथ कोरिया एक अलग मुल्क है, नॉर्थ कोरिया एक अलग मुल्क है, साउथ सूडान एक अलग मुल्क है, नॉर्थ सूडान एक अलग मुल्क है, सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीका एक अलग मुल्क है, डेमोक्रेटिक अफ्रीका एक अलग मुल्क है। आप दुनिया के नक्शे पर सर्च करें जाकर, आपको बरे-आज़म अमेरिका के नाम में 2 मिल जाएंगे। मुल्क तो दूर की बात है, नॉर्थ अमेरिका एक अलग बरे-आज़म है, कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका का अलग बरे-आज़म है। आखिर दुश्मन ने यह चाहा, यहां से अंदाजा लगा लो कि ये बंगालियों ने बांग्लादेश नहीं बनाया। अगर बंगाली जब बनाते तो नाम उसका मशरकी पाकिस्तान रखते, हम मगरबी पाकिस्तान हो जाते, वो मशरकी पाकिस्तान हो जाते। ये डायरेक्टली बंगाल को बांग्लादेश इंडिया ने बनाया। किसने बनाया? इंडिया की 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। इंडिया को इतना भी बर्दाश्त नहीं था कि हम दोनों तरफ पाकिस्तान बर्दाश्त करें, इन पास से भी पाकिस्तान, उन पास से भी पाकिस्तान। इंडिया को इतना भी बर्दाश्त नहीं था कि हम दोनों तरफ से पाकिस्तान को बर्दाश्त करें। उसने इस नजरिए को ही बे ऑफ बंगाल में इंदिरा गांधी ने कहा था, जो उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, महात्मा गांधी की बेटी थी वो। इंदिरा गांधी ने कहा था जब बंगाल 16 दिसंबर 1971 को अलग हो गया, उसने कहा था हमने दो कौमी नजरिए को बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल कहते हैं जो बंगाल का समंदर है, बे ऑफ बंगाल में बहा दिया। ये बड़ा एक मुस्तकबराना उसका गुरूर वाला ये बयान था। ये हमारे लिए एक बड़ा एक शर्मनाक अलमिया था उस वक्त कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग, हमारी हुकूमत, हमारे करप्ट सियासतदानों की वजह से उस वक्त पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, 4th जनरेशन वॉर का शिकार हो गया। अगर हकूक की बातें बगावत करो, भले आप हुकूमत से करो। मौला हुसैन ने की थी ना, यजीद से की थी, मदीने को गाली नहीं दी थी, मदीना सरजमीन थी, मक्का को गाली नहीं दी थी माज़अल्लाह, वो सरजमीन है। एक नजरिया, आप जमीन का टुकड़ा, आप हुकूमत के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हुकूमत के खिलाफ जैसे बगावत की जा सकती है, मगर रियासत के खिलाफ बगावत नहीं की जा सकती। 1971 में पाकिस्तान के ऊपर एक 4th जनरेशन वॉर मुसल्लत की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं,
16 दिसंबर 1971 को बंगाल एक हमारा बाजू कट जाता है, अलग हो जाता है। उसके चंद दिन बाद 1972 में इस पाकिस्तान में नारा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ हम बैठे हैं, अब नारा लगता है कि कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। ये एक सोची समझी साजिश थी, ये साजिश थी, ये नाइंसाफी नहीं थी। चलो आप मान लें, इस वक्त पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है 1973 का आइन, वो किसका बनाया हुआ है? अगर ये कहते हैं तो सिंध के साथ जुल्म है, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया हुआ है। वो कौन था? वो इस सिंध धरती का ही बेटा था, वो सिंधी था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद आज़म के बाद दूसरे नंबर पर वाहिद लीडर हैं। पहले कायद आज़म तो उनको कायद अवाम कहते हैं। इतने ज़बरदस्त किस्म के वो लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने बनाया है निज़ाम। अगर फेडरल में जो विरासत होती है, तमाम सूबों को जो फंड मिलता है, वो भुट्टो साहब के बनाए हुए कानून के मुताबिक मिलता है। उसमें फिर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की भी इन्वॉल्वमेंट थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। तो बहरहाल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एनी पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दी जस्ट 4th जनरेशन बोर्ड। आर यू गेटिंग मी? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो इस चीज से आपको बचना है कि दुश्मन की इस चाल की जद में नहीं आना। दुश्मन हमें तकसीम करेगा, हमें बांटेगा, सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, सिंधी, पंजाबी, महाजर, पख्तून, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेगा दुश्मन, ताकि उसको अपनी फौज इस्तेमाल ना करनी पड़े कि ये आपस में लड़कर खुद मर जाए। आपस में लड़कर ही वो पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त तो नहीं करते ना, वो तो चाहते ही है कि पाकिस्तान नीस्त नाबूद हो जाए, पाकिस्तान को खत्म कर दे। तो उसके लिए ये हरबे चलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिंध में भी नारे लगे, बलूचिस्तान में आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा, KPK में नारे लगे पख्तूनिस्तान के। इसी तरह ही पूरे मुल्क को इस साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई, ताकि इस पूरे मुल्क को तोड़ दिया जाए, ताकि इस पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क में एक अनार की पिला दी जाती है कि समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या किया जाए, कौन सही है कौन गलत है। ये जितनी महंगाई बढ़ाई जा रही है, ये भी इस जंग का हिस्सा है, ताकि लोग पाकिस्तान से बेजार हो जाए यहाँ से, मुल्क छोड़ के चले जाएं। कुछ लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ऐसे किस्म के जो दुश्मन के लिए काम करते हैं। बस किसके लिए काम करते हैं? दुश्मन के लिए काम करते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो मेरी नाज़रीन से भी गुजारिश है कि आप किसी भी हवाले से कोई भी ऐसा टॉपिक है आप चाहते हैं कि उस पर मैं डिस्कस करूं, तो काइंडली आप कमेंट्स में आप हमें राय दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।